हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। और मैं सचिन आपके लिए आज जीएस का नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी जीडी की परीक्षा फरवरी में संभावित है और यूपी पुलिस का भी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द होने वाला है। तो ये जो आपके लिए जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, ये सीरीज दोनों परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों के लिए शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज के सेशन को। तो चलिए आज की मोटिवेशनल लाइंस हैं। आज की मोटिवेशनल लाइंस क्या हैं कि तेज चलने से कई बेहतर है निरंतर कदम बढ़ाना। तेज चलने से कई बेहतर है निरंतर कदम बढ़ाना, यही एक दिन आपकी सफलता को कायम करेगी। तो मेरे देश दोस्तों, लगातार प्रयास करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आपने बचपन में कहानी तो सुनी होगी कछुआ और खरगोश की। कछुआ खरगोश से काफी धीमे दौड़ता है, लेकिन वो निरंतर प्रयास करता रहा और अंत में विजय किसकी हुई? कछुए की हुई। तो इसीलिए दोस्तों, आप निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी और अपने ऊपर विश्वास रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में किस साम्राज्य के महानतम शासक थे? चोल, सातवाहन, चेर और राष्ट्रकूट। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दूसरी शताब्दी की गौतमी पुत्र सातकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में किस साम्राज्य के महानतम शासक थे? तो देखिए, बात करते हैं हम सातवाहन वंश की। तो देखिए, किस वंश के शासक थे गौतमीपुत्र सातकर्णी? ये शासक थे गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के। किस वंश के शासक थे? सातवाहन वंश के। सातवाहन वंश के शासक थे के शासक। ठीक है, दूसरी बात, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक सातवाहन वंश के संस्थापक थे सुमुख। कौन थे संस्थापक? सातवाहन वंश के संस्थापक थे सुमुख। सातवाहन वंश के संस्थापक थे। देखिए, सातवाहन वंश के संस्थापक, लेकिन सातवाहन वंश को राजाओं की श्रेणी में कौन लाया था? सातकर्णी फर्स्ट। सातकर्णी फर्स्ट। ठीक है, सातवाहनों को राजाओं की श्रेणी में लाया था, राजाओं की श्रेणी में लाया, श्रेणी में लाया। ठीक है, दूसरी बात, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। ये सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक, सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, प्रतापी शासक। ठीक है, सबसे प्रतापी शासक थे सातवाहन वंश के गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद इनके पुत्र गति पर, जिनका नाम है वशिष्ठीपुत्र पुलवामी। वशिष्ठीपुत्र पुलवामी। ठीक है, ये वशिष्ठीपुत्र पुलवामी को 2 बार शक शासक रुद्रदामन ने इनको पराजित किया था। 2 बार ये शक शासक ने, रुद्रदामन ने इनको पराजित किया था, वशिष्ठीपुत्र पुलवामी को। इनके बाद गद्दी बैठते यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी ने नाव छाप आकृति के सिक्के चलाए थे। इन्होंने कैसी आकृति के? नाव छाप आकृति के सिक्के चलाए थे। देखिए, सातकर्णी या मैं कहूँ सातवाहन वंश की विशेषता क्या थी? माता का नाम ये आगे लगाते थे। सातवाहन वंश की विशेषता, विशेषता क्या थी? ये माता का नाम अपने नाम के आगे लगाते थे, माता का नाम अपने नाम के आगे लगाते थे। आगे लगाते थे। ठीक है, दूसरी बात, और इन्होंने क्या किया था? सातवाहनों ने शीशे या पोटी नामक विशेष प्रकार के मिट्टी के सिक्के चलाए थे। इन्होंने शीशे व पोटीन विशेष प्रकार की मिट्टी के सिक्के चलाए। ठीक है, विशेष प्रकार की मिट्टी के सिक्के चलाए, सिक्के चलाए इन्होंने। ठीक है, विशेष प्रकार की मिट्टी के सिक्के चलाए इन्होंने सातवाहनों ने। ठीक है, आपसे पूछा जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश के प्रतापी शासक? सातवाहन वंश के शासक थे। और सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? इन्होंने प्रतिष्ठान या पैटर्न को अपनी राजधानी बनाया था। राजधानी क्या थी इनकी? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान या पैठन।
पैठन इनकी राजधानी थी। ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने भूमिदान परंपरा शुरू की थी। कौन सी परंपरा शुरू की थी? भूमिदान परंपरा शुरू की थी। देखिए, चोल वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? रायराज फर्स्ट और राजेंद्र चोल थे। रायराज फर्स्ट ने बृहदेश्वर के मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो चलिए, आपसे क्वेश्चन पूछा, गौतमपुत्र सातकर्णी दूसरी शताब्दी किस साम्राज्य के महत्तम शासक थे? तो इसका आंसर होगा सातवाहन वंश के। किस वंश के महत्तम शासक थे? सातवाहन वंश के महत्तम शासक थे। ठीक है। सातवाहन वंश के एक शासक थे हाल, जिनने किताब लिखी थी गाथा सप्तशती। ठीक है। हाल सातवाहन वंश के प्रतापी शासक थे, जिनकी पुस्तक है गाथा सप्तशती, जो जिसकी भाषा पैशाच प्राकृत में लिखी गई है। पैशाच प्राकृत में लिखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो देखिए, इलाहाबाद स्तंभ लेख को प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति पर किसकी उपलब्धियां हैं? इस पर जो उपलब्धियां हैं वो समुद्रगुप्त की हैं। उपलब्धियां किसकी हैं? इसकी उपलब्धियां इस पर समुद्रगुप्त की हैं। समुद्रगुप्त इसकी उपलब्धियां वर्णित है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित है इस पर। ठीक है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक थे। देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन। ठीक है। दूसरा, समुद्रगुप्त अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं आ रहे थे। प्रयाग प्रशस्ति पर लगाया कि समुद्रगुप्त ने दो प्रकार की नीति अपनाई थी। उत्तर भारत में विलय की नीति और दक्षिण भारत में मोक्षानुग्रह की, यानी जीता और छोड़ दिया, जो समुद्रगुप्त की बुद्धिमत्ता का परिचय देती। क्योंकि इतने दूर किसी भी राज्य पर नियंत्रण स्थापित करना, उस समय ऐसे संसाधन नहीं थे कि नियंत्रण आसानी से स्थापित किया जा सके। ठीक है। दूसरी बात, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ करने वाला गुप्त शासक था। ठीक है। अश्वमेध यज्ञ किया। कविराज की उपाधि धारण की। उपाधि धारण की। ठीक है। दूसरी बात, कविराज की उपाधि धारण की इन्होंने। वीणा छापाकृति के सिक्के चलवाए। वीणा वादन करते थे, वीणा वादन करते थे और इस छापाकृति के इन्होंने सिक्के भी चलवाए समुद्रगुप्त ने। ठीक है। दूसरी बात, देखिए, चंद्रगुप्त, मैं कौन? चंद्रगुप्त जो था ये, आइए इधर बात करते हैं पहले कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक, देखिए, गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। इनके बाद आते हैं घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त। ठीक है। ये चंद्रगुप्त जो थे गुप्तों को राजाओं की श्रेणी में लाए। गुप्तों को राजाओं की श्रेणी में लाए। गुप्तों को राजाओं की श्रेणी में कौन लाया? चंद्रगुप्त लेके आते। राजाओं की श्रेणी में लाए। ठीक है। राजाओं की श्रेणी में लाए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न रहते थे। नवरत्न रहते थे। ठीक है। तुझे इसके काल को गुप्त काल का स्वर्ण काल या प्राचीन भारत का स्वर्ण काल, गुप्त काल का स्वर्ण काल कहते हैं। स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के चलाने वाला पहला गुप्त शासक। चांदी के सिक्के चलाए। सिक्के चलाए। ठीक है। चांदी के सिक्के चलाए इसने। शकों का समूल नाश कर दिया। किसके सिक्के चलाए इसने? चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के। सिक्के चलाए। सिक्के। शकों का समूल नाश कर दिया। शकों का समूल नाश किसने किया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया। ठीक है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय। आपसे पूछे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? कुमारगुप्त ने करवाई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? कुमारगुप्त ने करवाई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है।
दूसरा कुमार गुप्त अश्वमेध यज्ञ करने वाले दूसरे गुप्त शासक थे। अश्वमेध यज्ञ करने वाले दूसरे गुप्त शासक कौन थे? कुमार गुप्त थे। ठीक है। और स्कंद गुप्त गुप्त वंश का मतलब अंतिम प्रतापी शासक थे। शासक तो और भी है लेकिन अंतिम प्रतापी शासक कौन थे? स्कंद गुप्त। और स्कंद गुप्त ने गुणों को पराजित किया था। किसको पराजित किया है? गुणों को पराजित किया था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? समुद्रगुप्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में उल्लेखित विदेशी यात्रियों सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? तो देखिए सबसे पहले आते हैं मेगास्थनीज। सबसे पहले कौन आते हैं? मेगास्थनीज आते हैं। मेगास्थनीज जो है किसके समय आते हैं? मेगास्थनीज आते हैं तुम्हारे चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय आते हैं। मौर्य के समय। ठीक है। दूसरी बात, इनने अपना यात्रा वृत्तांत किसमें लिखा है? यात्रा वृत्तांत। इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत, इनकी पुस्तक है मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। किसमें लिखा है? इंडिका में। यात्रा वृत्तांत किसमें लिखा है? इन्होंने इंडिका में लिखा है। इंडिका। यात्रा वृत्तांत किसमें लिखा है? इन्होंने इंडिका में लिखा है। इन्होंने कहा है, देखिए इन्होंने कहा कि भारत में पहली बार दास प्रथा नहीं थी, यानी भारत में दास नहीं होते थे। देखिए दास तो होते थे लेकिन उनके साथ यूनान में जैसा व्यवहार किया जाता था वैसा व्यवहार नहीं किया। या दासों को परिवार के सदस्यों की तरह रखा जाता था, इसलिए पहचान नहीं पाए कि दास होते हैं कि नहीं। यानी दास भारत में नहीं पाए जाते, नहीं होते। दास भारत में नहीं होते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा भारत में अकाल नहीं पड़ता। अकाल नहीं पड़ता भारत में, अकाल नहीं पड़ता। देखिए भारत में अकाल तो पड़ता था लेकिन इन मौर्यों की जो राशनिक व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी। जब अकाल पड़ता था तो राशनिक व्यवस्था के जरिए लोगों को अनाज उपलब्ध कराया जाता था, तो इन्हें पता ही नहीं पड़ा कि भारत में अकाल थे कि नहीं थे। दूसरी बात, इन्होंने भारतीय समाज को 6 वर्गों में बांटा। भारतीय समाज को, भारतीय समाज 6 वर्गों में बांटा। 6 वर्गों में बांटा इन्होंने, बांटा। ठीक है। तो सबसे पहले कौन आते हैं? मेगास्थनीज आते हैं। मेगास्थनीज यात्रा वृत्तांत किसमें मिलता है? इंडिका में मिलता है। मेगास्थनीज के बाद आते हैं फाहियान। फाहियान किसके समय आते हैं? चंद्रगुप्त सेकंड के समय। चंद्रगुप्त सेकंड के समय आते हैं फाहियान। ठीक है। फाहियान के बाद आते हैं वेनसांग। वेनसांग आते हैं हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन के समय आते हैं वेनसांग के समय। ठीक है। और वेनसांग ने किसका वर्णन किया? नालंदा विश्वविद्यालय का। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र पढ़ते थे और 1,000 प्राध्यापक थे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो प्रवेशम जो परीक्षा होती थी, यानी जो एंट्रेंस एग्जाम होता था, उस एग्जाम को वहां के द्वारपाल ले लिया करते थे। यानी द्वारपाल एंट्रेंस परीक्षा लेते, यानी आपसे प्रश्न पूछते थे, आप उस प्रश्न का उत्तर सही दे दोगे तो आपको नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता था। आप सोचिए जिस विश्वविद्यालय का द्वारपाल इतना इंटेलिजेंट यानी ज्ञानवान हो, तो उस विश्वविद्यालय के जो प्राध्यापक है, प्रोफेसर हैं, उनके तो ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं होगी, इतने ज्ञानवान थे। ये ऐसा नालंदा विश्वविद्यालय था और इसीलिए उस समय भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने, जलाकर नष्ट कर दिया था उसने। ठीक है। इत सिंह आते हैं भारत में लगभग 672 से 695 ईस्वी तक रहते हैं इत सिंह। सबसे बाद में आते हैं इत सिंह। ठीक है। और ये 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहे। 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहे। नालंदा विश्वविद्यालय में रहे, विद्यालय में। ठीक है। 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में कौन रहते? इत सिंह रहते। फाहियान की किताब का नाम, इनका यात्रा वृत्तांत मिलता है फो यूकी में। किसमें मिलता है? फो यूकी। किसकी पुस्तक है? फाहियान की पुस्तक है फो यूकी। वेनसांग की पुस्तक है सी यूकी।
सी यू की किसकी पुस्तक है? वेनसांग की पुस्तक का नाम है सी यू की। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछा गया कि नीचे दिए विकल्पों में उल्लेखित विदेशी यात्राओं सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? तो सबसे पहले भारत आने वाले मेगास्थनीज थे। ठीक है, और मेगास्थनीज की यात्रा वृत्तांत इंडिका में मिलता है, और ये सेल्यूकस निकेटर के दूत की तरह भारत में आए थे। विदेशी राजदूत थे पहले, और किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? देखिए पृथ्वीराज चौहान तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हुए हैं, लेकिन यहां जो क्वेश्चन पूछा गया वह पृथ्वीराज चौहान थर्ड के लिए पूछा गया, क्योंकि जिस पृथ्वीराज चौहान को हम जानते हैं वो पृथ्वीराज थर्ड है। इसे राय पिथौरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राय पिथौरा, पिथौरा भी कहते हैं। ठीक है, सुना तो वही होगा कि मत चूके चौहान, ये वही पृथ्वीराज चौहान है जिसके बारे में कहा गया है कि 4 मास 24 गज अष्टोलंग प्रमाण ताऊ पर सुल्तान मत चूके चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड है, और पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर था। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर था। ठीक है, जयचंद, जयचंद कहाँ के शासक थे? कन्नौज के शासक थे। ये कन्नौज के, कन्नौज के शासक थे जयचंद। ठीक है, और इन जयचंद को किसने पराजित किया? 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध, ठीक है, चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। चंदावर का युद्ध किसके से बीच होता है? मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। गढ़वाल वंश के शासक थे जयचंद। कौन सा वंश था इनका? गढ़वाल वंश। ठीक है, युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी होते हैं, जयचंद पराजित, पराजित और युद्ध भूमि में मारे जाते हैं, पराजित और मारे जाते हैं। हरिश्चंद, ये जो हरिश्चंद है ये गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हैं ये, संस्थापक। ठीक है, भोज, ये परमार वंश के शासक हैं। भोज किस वंश के शासक हैं? परमार वंश के। ठीक है, और भोज काफी प्रतापी शासक थे और विद्या प्रेमी शासक थे। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं भोज ने। भोज की प्रमुख किताबें हैं आयुर्वेद संग्रह, सिद्धांत संग्रह, संग्रह, युक्त कल्पतरु, कल्पतरु। ठीक है, ये किसकी किताब है? राजा भोज की किताब है। और एक संगीत से संबंधित किताब और लिखी थी इन्होंने, सरस्वती कंठवरणशील, कंठवरणशील। ठीक है, सरस्वती कंठवरणशील लिखी थी पुस्तक इन्होंने। दूसरी बात आपको एक बात बता दूं, राजा भोज की मृत्यु पर ही विद्वानों ने कहा था कि सरस्वती निरालंब हो गई, यानी सरस्वती पाताल लोक में चली गई है। किसकी मृत्यु पर कहा था? राजा भोज की मृत्यु पर कहा था इन्होंने कि सरस्वती निरालंब हो गई है। ठीक है, तो देखिए पृथ्वीराज चौहान, इन्हें राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया। तराइन का प्रथम युद्ध, किसको पराजित किया तराइन के प्रथम युद्ध में? मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी पराजित होता है इनसे, गौरी पराजित। ठीक है, पराजित होता है। और तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध, द्वितीय युद्ध जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी, पृथ्वीराज चौहान पराजित, पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं। चौहान पराजित। ठीक है, और आपको बता दूं ये अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। इसके बाद तुर्कों की सत्ता दिल्ली पर स्थापित हो जाती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। कौन था? दंतीदुर्ग। आइए, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। देखिए एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि दंतीदुर्ग जो थे, दंतीदुर्ग ने हिरण्य गर्भ यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया इन्होंने? हिरण्य गर्भ यज्ञ किया, यज्ञ किया। और इस हिरण्य गर्भ यज्ञ में
गूजर प्रतिहारों को द्वारपाल बनाया। इस हिरण्यगर्भ यज्ञ में किसको द्वारपाल बनाया? गूजर प्रतिहारों को द्वारपाल बनाया इन्होंने। इस यज्ञ में गूजर प्रतिहारों को द्वारपाल बनाया। ठीक है, द्वारपाल किसको बनाया? द्वारपाल बनाया इन्होंने, गूजर प्रतिहारों को द्वारपाल बनाया हिरण्यगर्भ यज्ञ में। आपसे एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हिरण्यगर्भ यज्ञ किसने किया, तो राष्ट्रकूटों ने किया। राष्ट्रकूट संस्थापक दंतिदुर्ग थे और उन्होंने किसको द्वारपाल बनाया? गूजर प्रतिहारों को द्वार। गोपाल जो है ये पाल वंश का संस्थापक है। गोपाल किस वंश का संस्थापक? पाल वंश का संस्थापक है। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक। और ये कहाँ शासन करते थे? ये बंगाल में शासन करते थे। ठीक है, गोपाल के बाद कौन बनता है? धर्मपाल। और धर्मपाल ने किसकी स्थापना करवाई? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, किसने बनवाया? धर्मपाल ने बनवाया विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ननकू ने किसकी स्थापना की? ननकू जो है ये चंदेल वंश के संस्थापक है। चंदेल वंश के संस्थापक ननकू। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक संस्थापक है। ठीक है, चंदेल वंश के। और चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विद्याधर चंदेल। प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक कौन थे? विद्याधर चंदेल। ननकू जो है चंदेल वंश का, इसका सबसे प्रतापी शासक कौन था? विद्याधर चंदेल था। ठीक है, वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक थे। चौहान वंश के संस्थापक। ठीक है, वासुदेव किसके संस्थापक थे? चौहान वंश के संस्थापक थे ये ठीक है, चलिए तो याद रखिए आपसे पूछा गया राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन? दंतिदुर्ग ने कौन सा यज्ञ किया? हिरण्यगर्भ यज्ञ किया। और इस यज्ञ में गूजर प्रतिहारों को क्या बनाया था इन्होंने? इस यज्ञ में गूजर प्रतिहारों को द्वारपाल बनाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन वैशेषिक दर्शन से संबंधित है? तो देखिए बात करते हैं पतंजलि का दर्शन कौन सा? योग। पतंजलि का दर्शन कौन सा? योग दर्शन है पतंजलि का। गौतम मुनि का न्याय दर्शन किसका? गौतम मुनि का। ठीक है, जैमिनी का कौन सा है? पूर्व मीमांसा किसकी है? जैमिनी के। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वैशेषिक दर्शन किसका है? तो वैशेषिक दर्शन कनाद का है। किसका है? कनाद का दर्शन का नाम वैशेषिक है। दूसरी बात एक दर्शन और याद रखिए, सांख्य दर्शन किसने दिया? कपिल ने। कपिल मुनि का दर्शन कौन सा? सांख्य दर्शन है। ठीक है, आए दिन ये क्वेश्चन पेपर में आता रहता, तो याद रखिए कि वैशेषिक दर्शन कनाद का है, योग पतंजलि का, न्याय गौतम का, पूर्व मीमांसा जैमिनी का और सांख्य दर्शन किसका है? कपिल मुनि का है। ठीक है, शंकराचार्य का अद्वैतवाद। शंकराचार्य ने कौन सा बात दिया? अद्वैतवाद। शंकराचार्य का कौन सा वाद है? अद्वैतवाद है शंकराचार्य का। ठीक है, और आजीवक संप्रदाय के कौन है? अजीत केश कम्बलिन। कम्बलिन कौन से के? आजीवक संप्रदाय के अजीत केश कम्बलिन है, याद रखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि पतंजलि योग के कनाद, वैशेषिक के गौतम, न्याय के पूर्व मीमांसा जैमिनी के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रवि कीर्ति किस शासक के दरबारी कवि थे? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रवि कीर्ति किस शासक के दरबारी कवि थे? तो देखिए रवि कीर्ति एक अभिलेख मिलता है इनका, एहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख मिलता है? एहोल अभिलेख मिलता है। ठीक है, और इस एहोल अभिलेख का संबंध किससे? पुलकेशियन द्वितीय से। पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, से संबंधित है। इस एहोल अभिलेख पर लिखा हुआ है कि इसने, पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है, तो रवि कीर्ति किस शासक के दरबारी कवि थे? पुलकेशियन द्वितीय के दरबारी कवि थे। चालुक्य वंश का संस्थापक, वो चालुक्य वंश के शासक है पुलकेशियन द्वितीय। ठीक है, दूसरी बार रवि कीर्ति ने एहोल अभिलेख पर ही रवि कीर्ति ने अपनी तुलना कालिदास से की है। रवि कीर्ति ने
रवि कीर्ति ने अपनी तुलना कालिदास से की है। अपनी तुलना किससे की है? रवि कीर्ति ने कालिदास से की है। अपनी तुलना किससे की है? रवि कीर्ति ने कालिदास से की है। ठीक है। हर्षवर्धन, आइए हर्षवर्धन कौन? हर्षवर्धन जो है ये वर्धन वंश के शासक। हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे? ये कन्नौज, कन्नौज और थानेश्वर के। ठीक है। मौखरी वंश के थे। वंश कौन सा था इनका? मौखरी। ठीक है। इनके दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि, दरबारी कवि थे वाणभट्ट। दरबारी कवि कौन थे? वाणभट्ट। ठीक है। दरबारी कवि कौन थे इनके? वाणभट्ट थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? वाणभट्ट। ठीक है। और हर्षवर्धन से संबंधित अभिलेख कौन से हैं? इनसे संबंधित अभिलेख, अभिलेख मिलते हैं मधुबनी और बांसखेड़ा। अभिलेख मधुबनी व बांसखेड़ा, बांसखेड़ा अभिलेख, ये किससे संबंधित है? हर्षवर्धन से संबंधित है, मधुबनी व बांसखेड़ा अभिलेख। दूसरा देखिए, हर्षवर्धन स्वयं बड़े विद्वान थे। और हर्षवर्धन ने कौन कौन सी किताब लिखी है? हर्षवर्धन ने किताब लिखी प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदा। ये 3 किताबें हर्षवर्धन की हैं। और बाणभट्ट की किताब कौन सी है? बाणभट्ट की किताब है कादम्बरी और हर्षचरित्र। ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं बाणभट्ट की पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक है तुम्हारी बाणभट्ट की हर्षचरित्र, चरित्र और कादम्बरी। ठीक है। कादम्बरी पुस्तक है इनकी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 88। तो देखिए बात करते हैं अनुच्छेद 108 में क्या है। ठीक है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन है। 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन है। संयुक्त अधिवेशन है 108 में। ठीक है। 110 में क्या है? धन विधेयक, धन विधेयक 110 में। ठीक है। धन विधेयक किसमें? 110 में। आर्टिकल 88 में क्या है कि आर्टिकल 88 में कहता है कि मंत्री और महान्यायवादी सदन के किसी भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन मंत्री सिर्फ उसी सदन में वोट दे सकेगा जिस सदन का वह सदस्य। यानी मैं कहूं मंत्री किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। ठीक है। कार्रवाई में भाग ले सकता है। परंतु मतदान, परंतु मतदान सिर्फ उसी सदन में करेगा जिस सदन का वह सदस्य। मतदान सिर्फ उसी सदन में करेगा जिसका वह सदस्य है, जिसका वह सदस्य। मतदान सिर्फ उसी सदन में करेगा जिस सदन का वह सदस्य है। ठीक है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद सत्रों से संबंधित है? तो देखिए आर्टिकल 85 संबंधित है। ठीक है। आइए बात होती है संसद का सत्र कौन बुलाता है? सत्र, संसद का सत्र आहूत कौन करेगा? आहूत, संसद के सत्र को आहूत करता है राष्ट्रपति। ठीक है। कौन आहूत करता है संसद के सत्र को? राष्ट्रपति आहूत करता है। तथा सत्रावसान कौन करता है? सत्रावसान, सत्रावसान भी राष्ट्रपति करेगा। यानी संसद के सत्र को समाप्त कौन करता है? राष्ट्रपति। ये बात किस आर्टिकल में दी गई? ये बात दी गई है आर्टिकल 85 में। ये बात कही गई है किस आर्टिकल में कही गई? 85 में कही गई। देखिए थोड़ा हम और जान लेते हैं इनमें। देखिए मैंने कहा था कि आर्टिकल 108, आपको बताया था कि आर्टिकल 108 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 108 में दिया गया संयुक्त अधिवेशन। तो पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो याद रखिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष,
सभा अध्यक्ष करेगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है। दूसरी बात, संयुक्त अधिवेशन बुलाया कब जाता है? ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया जब लोकसभा और राज्यसभा में से किसी में गतिरोध हो जाए, साधारण विधेयक के संबंध में गतिरोध हो जाता है तो वो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। दूसरी बात, आपसे पूछा जाएगा संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया नहीं जाता, कब नहीं बुलाया जाएगा, कब नहीं बुलाया जाएगा, कब नहीं बुलाया जाएगा संयुक्त अधिवेशन। देखिए कब नहीं बुलाया जाएगा, तो पहली बात, एक तो संविधान संशोधन के संबंध में, दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन के संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा संबंध में। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय आपात के संबंध में, आपातकाल जो है दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। तीसरा है आपका धन विधेयक के संबंध में। ठीक है। धन विधेयक के संबंध में नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है। तो 108 में संयुक्त अधिवेशन दिया गया, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन संयुक्त कब बुलाया जाता है? जब इन दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए, यानी कोई प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया और राज्यसभा उसको पारित ना करे, तो गतिरोध हो जाए तो, लेकिन फिर भी संविधान संशोधन में नहीं बुलाया जाएगा। गतिरोध आ जाएगा तब भी नहीं बुलाया, क्योंकि दोनों सदनों को अलग अलग पारित करना होगा उसे। राष्ट्रीय आपात के समय भी नहीं और धन विधेयक के संबंध में बुलाने के कोई चांस ही नहीं, क्योंकि धन विधेयक 110 में, और धन विधेयक लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा पारित कर देगी तो राज्यसभा के समक्ष सिर्फ 14 दिन का समय होता है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा को पारित करना होता है, अन्यथा वो इसी रूप में पारित समझा जाएगा जिस रूप में उसे लोकसभा ने पारित किया था। ठीक है। चलिए आइए, तो हमारा क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंध के सत्रों से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? आर्टिकल 85 संबंधित है। ऑप्शन 3 सही है इसमें। ठीक है। आइए आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि लोकसभा के पहले उपवक्ता कौन थे? जीवी मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम अनंत शयनम आयंगर और सुकुमार सेन। तो देखिए जीवी मावलंकर जो थे ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति। ठीक है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। सुकुमार सेन ये भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या मेरे को भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे, पहले निर्वाचन आयुक्त। उस समय निर्वाचन आयुक्त तो निर्वाचन आयोग एक सदस्य ही होता था, निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? निर्वाचन आयोग का गठन, आयोग का गठन, तो देखिए निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था ये हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। निर्वाचन आयोग गठन का हुआ 25 जनवरी 1950 को हुआ। लोकसभा के पहले उपवक्ता कौन थे? तो एम अनंत शयनम आयंगर लोकसभा के पहले उपवक्ता थे। ठीक है। याद रखना, एम अनंत शयनम लोकसभा के पहले उपवक्ता थे। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 25। तो याद रखिए आर्टिकल 19 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद ये स्वतंत्रता देता है। कौन देता है? आर्टिकल 19 इस बात की स्वतंत्रता देता है। ठीक है। तो आइए इसके साथ तो अन्य आर्टिकलों पर भी चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। आप सबको पता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। यानी किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन जीने के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसे जीवन जीने के अधिकार व
उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा अन्य किसी तरीके से नहीं। दूसरी बात, आर्टिकल 21 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, संविधान का मैग्ना कार्टा, संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा, ठीक है। संविधान का मैग्ना कार्टा आर्टिकल 21 को ही कहा जाए, इसमें प्राणवाद एक स्वतंत्रता। देखिए ये काफी व्यापक है आर्टिकल 21, यानी प्राणवाद एक स्वतंत्रता सिर्फ इतने से नहीं, प्राण इसमें देखिए स्वच्छ जल प्राप्त करने का अधिकार, स्वच्छ वायु प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है, और विदेश यात्रा का अधिकार, कार्यस्थल पर यौन शोषण से संरक्षण का अधिकार महिलाओं को, ये सारे किस्म आर्टिकल 21 में ही दिए गए हैं। देखिए आर्टिकल 20 की बात करें तो देखिए आर्टिकल 20 क्या कहता है, अपराध दोष सिद्ध से मुक्ति, अपराध दोष सिद्ध से मुक्ति कौन देता है, आर्टिकल 20 देता है, दोष सिद्ध से मुक्ति, ठीक है। आर्टिकल 20 क्या देता है, दोष सिद्ध से मुक्ति देता है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 20 में अपराध दोष सिद्ध मुक्ति में 3 बातें, एक तो है आपका देखिए कार्य उत्तर विधि से संरक्षण, कार्य उत्तर विधि से संरक्षण में यह कहा गया है किसी भी व्यक्ति को उसी विधि से दंडित किया जाएगा जो उस समय अपराध के लिए थी, अन्य किसी विधि से नहीं, कार्य उत्तर विधि से संरक्षण, ठीक है, संरक्षण देता है ये पहला पॉइंट आर्टिकल 20 में, ठीक है। दूसरा क्या कहता है इसका, दूसरा कहता है आत्मशासन से सुरक्षा, यानी किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 ये कहता है किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों अगर आपके साथ कोई ऐसी बात होती है और पुलिस आपको पकड़ ले जाती है तो आप वहां गवाही दे दीजिए कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, क्योंकि देखिए पुलिस के सामने दी हुई गवाही मान्य नहीं है, ठीक है। लेकिन कब, जब आपने कोई अपराध नहीं किया और आपको कोई फंसा रहा है तब के लिए ये, ठीक है, नहीं खामा अपराध करो वहां जाके ना कबूल करो कि मैंने अपराध ही नहीं किया, ठीक है। तो देखिए अपराध दोष सिद्ध से मुक्ति को पहला कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दूसरा आत्मशासन से सुरक्षा, यानी किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, संविधान में यह लिखा हुआ है, ठीक है। आत्मशासन से सुरक्षा, संविधान में लिखा है आत्मशासन से सुरक्षा, आत्मशासन से सुरक्षा। तीसरा कहता है दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, ठीक है। देखिए दोहरे दंड से संरक्षण में मान लीजिए आप जेल में बंद हो, जेल में रहते रहते 20 साल हो गई आपको और बाद में आपको मृत्यु दंड दे दिया जाए, तो 20 साल की जो सजा आपने काटी वो कहाँ गई, तो आपको दो बार दंड मिल गया। तो इस प्रकार दोहरे दंड से संरक्षण आर्टिकल 20 देता है, ठीक है। अपराध दोष सिद्ध मुक्ति, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, आत्मशासन, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया, दोहरे दंड से संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अनुच्छेद 25 कहता है कि आपको आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ईश्वर के किसी भी प्रतिरूप की उपासना करने का अधिकार आर्टिकल 25 कहता है। जरूरी नहीं आप किसी भी धर्म को अपनाइए, किसी भी ईश्वर की उपासना कीजिए, आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। और इसी में कहा गया कृपाण धारण करने का अधिकार सिक्कों को दिया गया, कृपाण धारण करने का अधिकार। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया, अधिकार जो सिक्कों को है वो कौन से आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 25 में ही दिया गया, ठीक है। तो आपसे पूछा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता, तो आर्टिकल 19 में ये बात कही गई है, ठीक है। आर्टिकल 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कही गई है। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है, राज्य के नीति तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, विभक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों को कम करती है, तो राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करती है। तो ये आर्टिकल 13 किसको सर्वोच्चता देता है, मौलिक अधिकारों को सर्वोच्चता देता है। आर्टिकल 13 में स्पष्ट लिखा है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों को कम करती है, ठीक है। तो किसको देता है, मूल अधिकारों को देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है,
देखिए सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मकान का अधिकार। देखिए हम आर्टिकल 19 के 1 के अंतर्गत सूचना के अधिकार को भी मौलिक अधिकार मान लेते हैं, लेकिन संविधान में कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, संविधान में कहीं लिखा नहीं, लेकिन संविधान में शिक्षा का अधिकार स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। और ये आर्टिकल 21 का ए है जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल 21 का ए में लिखा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और राज्य की ये जिम्मेदारी है, अधिकार है। ठीक है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए? निःशुल्क होनी चाहिए। शिक्षा कैसी है? निःशुल्क। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है आर्टिकल 21 के ए में। और ये कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन। याद रखिए इस क्वेश्चन को, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछ रहा था। देखिए आर्टिकल 21 के में 6 से 14 वर्ष का अधिकार है शिक्षा का। ठीक है, और यही कहाँ जोड़ा गया? मूल कर्तव्यों में भी जोड़ा गया है। ठीक है, मूल कर्तव्यों में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? देखिए आपको बताऊं, शासन के 3 अंग होते हैं। 3 अंग है शासन के। आइएगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखिएगा, तो विधायिका काम क्या है? कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या? उन कानूनों को लागू करवाना। और न्यायपालिका का कार्य अगर कोई उन कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसे दंड देना। ठीक है, तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण है। संसदात्मक प्रणाली में विधायिका क्या है? कानून बनाएगी और उन्हीं कानूनों को कार्यपालिका पालन कराएगी। तो विधायिका का किस पर नियंत्रण है? कार्यपालिका पर नियंत्रण है। आइए, विधायिका का किस पर नियंत्रण? कार्यपालिका पर नियंत्रण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है? 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है। कुछ मील अरे भैया, पुनः मिल जाती है, कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है। और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवासमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। ऐसी कौन सी नदी है जो ऐसे बहती है और बीच बीच में इस पर 3 जगह टापू 2 धाराओं में मिट जाती है? यहाँ से फिर मिल जाएगी, फिर बहने लगेगी। ठीक है, फिर यहाँ से 2 धाराओं में मिट जाएगी और फिर बहती है, फिर एक और द्वीप आया, फिर 2 धाराओं में मिट के फिर मिल जाती है। तो इस प्रकार ऐसी कौन सी नदी जिस पर 3 द्वीप बनते हैं? श्रीरंगपट्टनम, शिवासमुद्रम, श्रीरंगम द्वीप का निर्माण करती है। तो देखिए वह नदी है कावेरी नदी। कौन सी नदी है? कावेरी नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? कावेरी नदी है। वह नदी कौन सी है? कावेरी नदी है। आइए आगे बात करते हैं। देखिए कावेरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की एकमात्र सतत वाहिनी नदी है। दक्षिण भारत की एकमात्र सतत वाहिनी नदी, दक्षिण भारत की एकमात्र सतत वाहिनी नदी है। इसमें वर्ष भर जल रहता है। मात्र सतत वाहिनी नदी है। ठीक है, एकमात्र सतत वाहिनी नदी है ये। ठीक है, इसमें वर्ष भर जल रहता है। एकमात्र कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत की एकमात्र सतत वाहिनी नदी है। इसमें वर्ष भर जल रहता है। और देखिए सतत वाहिनी इसलिए भी क्योंकि देखिए भारत है ये, और इधर जो वर्षा होती है तो इस तरफ से इस नदी में पानी आ जाता है, इधर वर्षा होती है। ये नदी ऐसे बहती, और फिर सर्दियों में इधर पूर्वी घाट पर वर्षा होती है, तब इस नदी में पानी जाता है। तो वह सतत वाहिनी नदी है। ठीक है, आइए इधर ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली।
ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है। ठीक है, कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपकी, ये कहाँ से निकलती है? ये चेमियांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी के कई नाम है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के कई नाम है। आइए बात कर लेते हैं थोड़ा ब्रह्मपुत्र नदी की। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत में, तिब्बत में कहाँ से निकलती है? चेमियांग टुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, ग्लेशियर से। ठीक है, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तिब्बत में इसको कहते हैं सांगपो, सांगपो कहते हैं तिब्बत में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं इसको दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? दिहांग। असम में इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र। असम में क्या कहते हैं इसको? ब्रह्मपुत्र। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और बांग्लादेश में इसको कहते हैं जमुना। बांग्लादेश में क्या कहते हैं इसको? जमुना कहते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। निकलती कहाँ से? चेमियांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और असम में इस नदी पर माजुली द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले जानिए तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा? कावेरी है। यह नदी 3 धाराओं, मतलब 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है और इस पर 3 अलग अलग द्वीप बनते हैं, श्रीरंगपट्टनम, शिवासमुद्रम और श्रीरंगम द्वीप का। कौन सी नदी? कावेरी नदी है, जो कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती? कर्नाटक के कुर्ग जिले से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? तो देखिए नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच जो दर्रा स्थित है उस दर्रे का नाम पालघाट। पालघाट दर्रा जो है अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच स्थित है। यानी नीलगिरी को अन्नामलाई से कौन सा दर्रा अलग करता है? पालघाट दर्रा अलग करता है। नीलगिरी को अन्नामलाई से अलग करता है। ठीक है, कौन सा दर्रा? पालघाट। थालघाट दर्रा ये महाराष्ट्र में स्थित है। थालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है थालघाट दर्रा। ठीक है, ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है थालघाट दर्रा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है तमिलनाडु राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आइए देखिए, तमिलनाडु राज्य में कौन सी श्रेणी है? नीलगिरी। कौन सी श्रेणी है? नीलगिरी श्रेणी है, नीलगिरी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? डोडा बेटा। कौन सी सबसे ऊंची चोटी? डोडा बेटा नीलगिरी राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, डोडा बेटा। ठीक है, नीलगिरी है। आइए इधर, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डोडा बेटा। देखिए धूपगढ़, धूपगढ़ जो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा पर्वत की। ठीक है, और सतपुड़ा पर्वत को मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश में, इसको मध्य प्रदेश में कहते हैं महादेव की पहाड़ी। महादेव की पहाड़ी। ठीक है, और महादेव की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी चोटी है धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। अन्नाईमलाई, ये अन्नामलाई की है और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ऊंची चोटी। और ये किसकी है? अन्नामलाई की है। कंचनजंगा, ये भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है तमिलनाडु राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहते हैं? तो देखिए भविष्य का ईंधन किसको कहा गया? हाइड्रोजन को कहा गया। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं। हाइड्रोजन का ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन का ऊष्मीमान, इसका ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है।
मीथेन, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया था कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है, मीथेन। ठीक है। दूसरा, भैंस की जुगाली, भैंस जो मुँह चलाती है ना, जुगाली करती है, उससे भी कौन सी गैस निकलती है? जुगाली से मीथेन गैस निकलती है, मीथेन गैस। ठीक है। चल अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए, स्थायी सदस्य यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने? 5 हैं। स्थायी सदस्य कितने हैं? स्थायी सदस्य 5 स्थायी सदस्य, जिन्हें सुपर 5 नेशन कहते हैं। यूएसए, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड और रूस। ठीक है, ये सुपर 5 नेशन है। इन्हीं सुपर 5 नेशन के पास क्या वीटो पावर है, वीटो पावर भी है। ठीक है, वीटो पावर का मतलब होता है कि देखिए, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इन पांचों का किसी भी विषय को पारित होने के लिए सुरक्षा परिषद, इन पांचों का बहुमत आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति ने इनकार कर दिया तो वो पारित नहीं माना जाएगा। ठीक है, इन पांचों के पास वीटो पावर है। आपसे पूछा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, इसलिए 24 अक्टूबर को क्या बनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस बनाते हैं, राष्ट्र दिवस। देखिए एक बात और, लेकिन संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है, अपना जो जिस उद्देश्य से उसका जो गठन किया गया था, उस उद्देश्य में वो पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा है। दूसरा, मैं आपको बताऊं देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र जो है, एक लोकतांत्रिक, मतलब लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था। लोकतांत्रिक रूप होना चाहिए, लेकिन आज विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व तो वो सुरक्षा परिषद में है ही नहीं। ठीक है, इसलिए भारत मांग करता है कि सुरक्षा परिषद की हमें क्या दी जानी चाहिए? सुरक्षा परिषद की हमें स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए, जो बिल्कुल जायज मांग है, क्योंकि भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये ओजवे रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। ओजवे रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है, या तो आप तो याद रखिए कछुओं के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उड़ीसा में और क्या? उड़ीसा में एक है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का उड़ीसा में। ठीक है, और आइए और बात करते हैं उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है सिमलीपाल। ठीक है, और उड़ीसा में देखिए कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर का है उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर उड़ीसा में। ठीक है, जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा कहाँ निकलती है? उड़ीसा में। कहाँ निकलती है? उड़ीसा में निकलती है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा निकलती है उड़ीसा में। ठीक है, गोवा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? महावीर, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, गोवा। महावीर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गोवा में। ठीक है, मेघालय में नौकरेक, नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में। केरल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? केरल में पेरियार, जो गायों हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, याद रखना उड़ीसा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
फ्लोरोसिस की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो देखिए फ्लोरोसिस की कमी से दांत खराब हो जाते हैं। क्या खराब हो जाते हैं? दांत खराब हो जाते हैं फ्लोरोसिस की कमी से। ठीक है, तो कौन सा रोग होता है? डेंटल कैरीज रोग होता है, डेंटल कैरीज रोग होता है। ठीक है, अन्य आपसे पूछा स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? सी की कमी से स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। एनीमिया तो आपको पता ही है, एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया होता है आपको आयरन एफ की कमी से। एफ की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। और किसकी कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। कोबाल्ट की कमी से होता है, Cu की कमी से होता है। इन सब की कमी से क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। पोलियो, पोलियो रोग किसके द्वारा होता है? पोलियो रोग ये वायरस के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। पोलियो रोग वायरस के द्वारा होता है। इसमें प्रभावित अंग कौन सा है? प्रभावित अंग, तो याद रखिए प्रभावित अंग हाथ पैर नहीं है, तंत्र का तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है। इसमें प्रभावित अंग कौन सा? तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। चलिए याद कर लीजिए, फ्लोरीन की कमी के कारण कौन सा? डेंटल कैरीज होता है, स्कर्वी, विटामिन सी, एनीमिया, Fe, B12, Cu और वायरस पोलियो वायरस से होता है। आपसे कहा रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? तो देखिए हृदय से जो रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है उनको धमनियां कहते हैं। तो क्या कहते हैं? धमनियां। ठीक है, दूसरी बात सिरा किसको कहते हैं? जो रक्त को शरीर के सभी अंगों से हृदय तक लाती हैं उनको सिरा कहते हैं। वेन्स कहते हैं जो रक्त को शरीर के सभी अंगों से कहाँ तक ला रही हैं? हृदय तक ला रही हैं। आर्टरीज किसको कहते हैं? यानी धमनी किसको कहते हैं? जो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। पल्मोनरी धमनी, देखिए पल्मोनरी धमनी फेफड़ों तक रक्त ले, हृदय से रक्त को कहाँ ले जाती है? फेफड़ों तक ले जाती है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। ठीक है, कोरोनरी धमनी याद रखिए। कोरोनरी धमनी क्या है? ये हृदय को रक्त पहुंचाती है, हृदय कोशिकाओं को, हृदय कोशिकाओं को रक्त पहुंचाती है। ठीक है, हृदय कोशिकाओं को रक्त पहुंचाती है, रक्त पहुंचाती है, हृदय कोशिकाओं को रक्त पहुंचाती है कोरोनरी धमनी। ठीक है, आपसे पूछा रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? तो रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाली नलिकाओं को धमनी कहते हैं। ठीक है, और हृदय से वो शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक लाने वाली को कौन सी है? सिराएं हैं, नलिकाएं। पल्मोनरी धमनी क्या करती है? हृदय से रक्त को कहाँ ले जाती है? फेफड़ों तक ले जाती है। और पल्मोनरी धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, या मैं कह दूं अशुद्ध रक्त बहता है। कोरोनरी धमनी जो है ये हृदय तक शुद्ध रक्त, हृदय तक शुद्ध रक्त, हृदय की कोशिकाओं तक रक्त की सप्लाई करती है जिससे हृदय सही से काम कर सके। मेडुला ओबलेटा निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो मेडुला ओबलेटा मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मस्तिष्क का हिस्सा है मेडुला ओबलेटा। ठीक है, मेडुला ओबलेटा जो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। मेडुला ओबलेटा किस पर नियंत्रण? हमारी अनैच्छिक क्रियाओं पर इसका नियंत्रण रहता है, अनैच्छिक क्रियाओं पर, क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, नियंत्रण। दूसरी बात ये मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग है, मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग है। ठीक है, मेडुला ओबलेटा। दूसरे आपसे और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्तविक बुद्धि किसको कहते हैं? मस्तिष्क के किस भाग को वास्तविक बुद्धि कहते हैं या याददाश्त कहते हैं? वास्तविक बुद्धि, तो वास्तविक बुद्धि कहते हैं सेरिब्रम को। ठीक है, वास्तविक बुद्धि किसको कहते हैं? सेरिब्रम को कहते हैं, और ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। मेडुला ओबलेटा पश्च मस्तिष्क का भाग है और सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। आपसे भूख प्यास का एहसास कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क के किस भाग द्वारा में भूख प्यास का एहसास होता है? तो हाइपोथैलेमस द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा, उस द्वारा भूख प्यास का एहसास होता है, भूख प्यास का एहसास होता है, अनुभव होता है। ठीक है, भूख प्यास का अनुभव होता है। आगे आइए।
अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि बर्तन में बर्फ तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या होगा। तो देखिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए बर्फ का जो आयतन होता है वो जल के आयतन से ज़्यादा होता है, ठीक है। और बर्फ जब पिघलती है तो आयतन कम होना चाहिए और इसलिए गिलास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गिलास में से पानी नहीं फैलेगा। जैसे कि आपको यदि एक बर्तन पर तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उससे बर्तन में पानी का स्तर क्या होगा, तो उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद रखना, गिलास जो है बर्फ डालने के बाद ऊपर तक भर जाए, यानी इतना भरा हुआ उसमें अगर एक बूंद पानी में डालो तो वो फैलेगा, लेकिन बर्फ पिघलेगी तो वो पानी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उससे उसके जल स्तर का कोई भी बढ़ाव नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में शास्त्रीय नृत्य कुल कितने हैं। तो देखिए भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य कितने, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो देखिए बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से। एक तो आपका भरतनाट्यम, भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है आपका भरतनाट्यम। फिर है कथकली, कथकली, आइए कथकली, कथकली, ठीक है, कथकली है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी है, मोहिनी अट्टम है, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, ठीक है। कथक, एक आपका कथक है, ओडिसी, ओडिसी नृत्य, एक मिनट, ओडिसी नृत्य, ओडिसी नृत्य, ठीक है। एक है आपका मणिपुरी, कौन सा नृत्य, मणिपुरी नृत्य, ठीक है। तो भरतनाट्यम है, कथक, भरतनाट्यम है, कथकली है, ठीक है। भरतनाट्यम है, कथकली, देखिए भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी, मणिपुरी और सत्रिया, सत्रिया नृत्य, ये 8 आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। तो भरतनाट्यम कहाँ का, तमिलनाडु का, भरतनाट्यम कहाँ का, तमिलनाडु का है, ठीक है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों कहाँ के हैं, ये केरल के। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों कहाँ के, केरल के। देखिए मोहिनीअट्टम जो है ये भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धारण किया था उससे संबंधित, जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो अमृत निकला ना उसको लेकर देवता और दैत्यों में लड़ाई होने लगी, तो उस लड़ाई के समाधान के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश आ जाए तो लगा देना चुपचाप। ओडिशा, ओडिसी तो तुम्हें पता ही है ओडिशा का है, ओडिशा का। मणिपुरी मणिपुर का है, मणिपुरी। और सत्रिय असम का, ये शंकर देव के अंकिया नाट पर आधारित है। तो देखिए आपसे पूछा गया कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो कुल शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। और देखिए आपसे क्लासिकल लैंग्वेज भी पूछ लेता है कि शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं। तो देखिए शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, 6 शास्त्रीय भाषाएं। क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है, तो शास्त्रीय भाषा कितनी है, 6। शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तमिल। देखिए तमिल जो है सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है। तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। इसके बाद आती है संस्कृत, संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है 2005 में, ठीक है, संस्कृत। इसके बाद आती कन्नड़, कन्नड़ और तेलुगु, इन दोनों को मिलता है 2008 में। कब मिला, 2008 में मिलता है। इसके बाद मलयालम, मलयालम जो केरल में बोली जाती है, मलयालम, मलयालम को कब मिलता है, मलयालम को मिलता है 2013 में। फिर आती है ओडिसी, ओडिशा, उड़िया कह दो उसे, उड़िया कहो, ठीक है, क्या नाम है, उड़िया, उड़िया। और उड़िया को मिलता है 2014 में। तो नवीनतम कौन सी है, नवीनतम शास्त्रीय भाषा नवीनतम है उड़िया, और प्राचीनतम है तमिल, ठीक है, प्राचीनतम कौन सी है, तमिल है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो शास्त्रीय नृत्य हैं 8, और क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है, 6, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका है। ठीक है, देखिए जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। मैं यहाँ लिख दूँ, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका यानी सेल से हुई है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे हुई है? कोशिका से हुई है। उत्पत्ति कोशिका से हुई है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे हुई है? कोशिका से हुई है। ठीक है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे हुई है? कोशिका से हुई है प्रत्येक जीव की उत्पत्ति। ठीक है, दूसरा, कोशिका की खोज किसने की? तो देखिए कोशिका की जो खोज है, खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज, तो जीवित कोशिका की खोज जिसने की थी होते हैं एंटोनी वान ल्यूवेनुक। एंटोनी वान ल्यूवेनुक ने की थी। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वान ल्यूवेनुक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंटोनी वान ल्यूवेनुक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, दूसरी बात देखिए सेल वॉल कोशिका में क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। तो देखिए जंतु कोशिका में सेल वॉल एब्सेंट होती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन प्लांटों में सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक में किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। आपसे क्वेश्चन, जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी? कोशिका है। तो कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। ठीक है, कई कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। और कई ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक तंत्र। और कई ऊतक तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और वो अंग मिलकर शरीर बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। तो देखिए इसी के साथ मैं आज के सेशन को समाप्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगा। और इसको अधिक से अधिक लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आप अपने मित्रों का भला चाहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।